Good morning, students. Today we have to discuss about a heterogeneous phase of a substance which is called as colloids. Students, in order to understand the concept of colloid, let us consider two solutions. One containing crystal of sugars in water and other containing sand in water. Students, when crystal of sugar is dissolved in water, a homogeneous solution having particle size less than 1 nanometer is obtained. Very important. When crystal of sugar is dissolved in water, we have a homogeneous solution is obtained, and this homogeneous solution that have the particle size less than 1 nanometer. Likewise, let us dissolve sand in water. Again we have a solution, but this solution contains coarse particle having dimension more than 1000 nanometer. इसमें जो साइज मिलेगी वो माइक्रोस्कोपिक साइज है, मतलब 1 नैनोमीटर साइज का पार्टिकल मिलेगा, 1 नैनोमीटर डायमीटर का पार्टिकल आपको मिलेगा। और इसमें जब आप डिसॉल्व करते हो तो जो पार्टिकल आपने डिस्पर्स किया हुआ है, जिसको डिसॉल्व किया हुआ है, उसकी पार्टिकल साइज यहाँ पर आपको मिलेगी 1000 नैनोमीटर। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव another solution in which the particle size lie between these two extremities. हमारे पास एक ऐसा भी सॉल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल साइज क्या होती है, 1 नैनोमीटर से बड़ी होती है लेकिन 1000 नैनोमीटर से छोटी होती है। मतलब वी हैव द थर्ड काइंड ऑफ सॉल्यूशन जो कि फर्दर बेटे वो बनाता है। देखिए इसमें क्या होगा, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की होती है। इसमें पार्टिकल साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर है, इसमें पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। बट जो थर्ड काइंड का सोल्यूशन आपसे हम बात कर रहे हैं, इट इज ए सोल्यूशन इन विच द पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। स्टूडेंट्स, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि ज़रा आप बताओ सेलुलोज का सॉल्यूशन बनाओ, आप स्टार्च का सॉल्यूशन आप बनाओ, प्रोटीन का आप सॉल्यूशन बनाओ, तो ठीक है बेटे, अगर इन सारे सब्सटेंसेस का आप सॉल्यूशन बनाओगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा डेफिनेटली इसमें जो पार्टिकल साइज होगी दैट शुड बी इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। सच सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्स फेज पार्टिकल, मतलब जो आप सैल्यूट बोलना चाहते हो, इसको आप सैल्यूट बोलते हो, अगर उसकी साइज इस सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की होगी तो हम लोग कहेंगे वो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। बेटे इसमें जो शुगर पार्टिकल की जो साइज मिलेगी आपको, सॉल्वेंट से कोई मतलब नहीं हमारा, शुगर पार्टिकल की जो साइज मिलेगी उसकी साइज 1 नैनोमीटर से छोटी मिलेगी। और इसमें जो सैंड पार्टिकल की जो साइज मिलेगी आपको
वो 1000 नैनोमीटर से बड़ी मिलेगी। तो जब 1 नैनोमीटर से छोटी मिलती है तो सिंपल इसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रू सॉल्यूशन और सिंपली कॉल्ड एज द सॉल्यूशन बोलते हैं। बेटे जो दूसरी एक्सट्रीमिटी है इसमें जो सॉल्यूशन होता है उसको सस्पेंशन बोलते हैं, और इन दोनों के बीच का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो दोनों क्लास आप सॉल्यूशन आप पढ़ रहे हो, कोलाइडल सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन की बात आप कर रहे हो, दोनों हेट्रोजेनियस फेज बनाते हैं। मतलब ये इसकी तरह होमोजेनियस नहीं है कि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप कर सकते हो, इसमें आप बता सकते हो कि देखो ये पार्टिकल डिस्पर्स फेज, ये पार्टिकल है जो घोला गया है और ये सॉल्वेंट है। लाइकवाइज इसमें भी आप बता सकते हो। इफ सच डिस्टिंक्शन कैन बी मेड, definitely that phase of the solution should be called as the heterogeneous phase. If this distinction is impossible, definitely that should be called as the homogeneous solution. तो no doubt जो true solution है एक homogeneous solution है, ये homogeneous phase create करता है, लेकिन बाकी जो colloidal solution है और जो suspension है वो आपके heterogeneous phases बनाते हैं। Students, today we have to consider the different aspects of colloidal solution. In this discussion, let us first take the constituents of colloidal solution. What are the constituents of the colloidal solution? तो बेटे आपको पता ही है कि एक को हमने घोला हुआ है, एक सब्सटेंस लिया, दूसरे को दूसरे सब्सटेंस में हमने उसमें उसको घोल दिया है, डिज़ोल्व कर दिया है। स्टूडेंट्स, तो जब आप ट्रू सॉल्यूशन में बात करते थे तो कहते थे कि जो सब्सटेंस स्मॉलर प्रोपोर्शन बनाता है, मतलब जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, जो स्मॉलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है या जो स्मॉलर अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते थे, और जो लार्जर प्रोपोर्शन बनाता था वहाँ पर, मतलब जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता था उसको हम लोग वहाँ सॉल्वेंट बोलते थे। स्टूडेंट्स, थोड़ी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में जो उस सॉल्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि स्मॉलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, जो स्मॉलर अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग डिस्पर्स फेज बोलते हैं, डीपी बोलते हैं शॉर्टली, और इसको कह सकते हैं डिस्पर्स फेज। तो इसका मतलब जो वहाँ पे सॉल्यूट है बेटे कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो क्या है, वो है डिस्पर्स फेज। उसको हम लोग यहाँ कहेंगे डिस्पर्स फेज है वो। और जो आपका वहाँ पे सॉल्वेंट था वो यहाँ पर क्या बना दिया उसने यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम बना लिया। स्टूडेंट्स, सो आप कह सकते हो कि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक डिस्पर्स फेज बनाता है, एक डिस्पर्स फेज होती है, और ये वो सब्सटेंस होता है जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दूसरा डिस्पर्सन मीडियम होता है, इसको डीएम आप लिखते हो, ये वो सब्सटेंस है जो कि लार्जर प्रोपोर्शन क्रिएट करता है, बनाता है वो। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस डिस्कशन लेट अस टेक द डिफरेंट क्लासेस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, मीन्स let us classify the different colloidal solution. Students, in the classification of colloidal solution we have to take different properties of colloidal solution. In this classification we are going to classify the colloidal solution on the basis of phases of disperse phase and dispersion medium.
मतलब जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें डिस्पर्स फेज का फेज कैसी है, स्टेट कैसी है, और डिस्पर्सन मीडियम का स्टेट कैसा है। स्टूडेंट्स, जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैसियस हो सकती है। जो डिस्पर्सन मीडियम है वो भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस हो सकता है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन, इनमें से आपको कॉम्बिनेशन बनाना होगा। जैसे मान लो, तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन आप करने जा रहे हो, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ डीपी एंड डीएम। मतलब जो डिस्पर्स फेज है और जो डिस्पर्सन मीडियम है उनकी फेजेस जो हैं उनकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो। स्टूडेंट्स, अगर आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फेजेस की ग्राउंड पर अगर आप क्लासिफिकेशन करोगे तो आपके पास 9 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। बताता हूँ आपको कैसे। बट उनमें से एक कॉम्बिनेशन जो होगा बेटे, जिसमें डिस्पर्स फेज गैसियस हो और डिस्पर्सन मीडियम भी गैसियस हो, तो ये जो सोल्यूशन बेटे इसके थ्रू बनता है, एक ट्रू सोल्यूशन बनाता है। तो 9 तो टोटल बनने चाहिए थे, लेकिन उसमें से एक जो गैस टू गैस वाला जो सोल्यूशन है, जिसमें डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्सन मीडियम गैस, वो भी गैस है, क्योंकि वो ट्रू सोल्यूशन बनाता है, इसलिए उसको हटा दिया जाए। उसको हटा दिया जाए तो पक्का या बेटे इस ग्राउंड पर अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप करेंगे यार 8 क्लास ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन शुड बी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस वन हियर, let us write here phases of disperse phase and the dispersion medium. एक आइडिया मैं दे रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लो बेटे आपने डिस्पर्स फेज सॉलिड लिया है, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड लिया आपने। डिस्पर्स फेज सॉलिड लिया, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड लिया। डिस्पर्स फेज सॉलिड लिया, डिस्पर्सन मीडियम आपने गैस ले लिया। एक कॉम्बिनेशन आपको बना रहा हूँ। तो देखो, अगर आप केयर करो तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये 3 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन बन गए। जब क्या हुआ, डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड हुआ, बाकी जो डिस्पर्सन मीडियम, इन वन केस इट इज सॉलिड, इन अदर केस इट इज लिक्विड, इन नेक्स्ट केस इट इज गैसियस। तो स्टूडेंट्स, पहले तो ये देखना है कि क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम बेटे दोनों सॉलिड हों, वो आपको जानना ये है कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उस क्लास ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द राइट नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्स फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज ऑल्सो सॉलिड। लाइकवाइज स्टूडेंट्स, जब आप क्या करोगे, दूसरे क्लास को लेते हो जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है, डिस्पर्सन मीडियम आपका लिक्विड होता है। अगेन आपको क्या करना है, देखना है कि जो सॉल्यूशन बन रहा है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसका क्या नाम होना चाहिए। लाइकवाइज जब आप ये लेते हो, डिस्पर्स फेज सॉलिड लेते हो और डिस्पर्सन मीडियम गैसेस लेते हो, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसका क्या नाम होना चाहिए। स्टूडेंट्स देखो, जब आप ये लेते हो तो हम बेटे इसका नाम हम लोग देते हैं सॉलिड सॉल। इसको सिंपली सॉल बोलते हैं, इसको हम लोग एरोसॉल बोलते हैं। इसको सॉलिड एरोसॉल या सिंपली बेटे एरोसॉल बोलते हैं। अब देखो, आप केयर करो। लाइकवाइज आपको क्या करना होगा फिर बेटा, डिस्पर्सन मीडियम को, डिस्पर्स फेज को क्या लेना पड़ेगा, लिक्विड। डिस्पर्सन मीडियम को चेंज करते जाना होगा ऐसे, दैट इज डिस्पर्सन मीडियम पहले क्या है, सॉलिड लोगे, फिर डिस्पर्सन मीडियम आप लिक्विड लोगे, फिर गैसेस लोगे। फिर क्या करना है, फिर आपको देखना है कि वो जो बना हुआ क्लास ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन उसका नाम क्या होना चाहिए।
लाइकवाइज बेटे सारे केस में आप तो 6 यहाँ से बन जाएंगे। फिर क्या करोगे, फिर आप डिस्पर्स फेज क्या लोगे, गैसेस लोगे। जब डिस्पर्स फेज गैसेस लोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्पर्सन मीडियम आपको सॉलिड ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम गैसेस नहीं ले सकते हो, क्योंकि गैसेस से जब हो जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या बन जाएगा, वो आपका वो ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा। इन दिस वे आप ये कह सकते हो कि आपके पास कुल 8 क्लास ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ बेटे डिस्पर्स फेज एज वेल एज डिस्पर्सन मीडियम। हियर करना क्या आपको है, ये आपके लिए वर्क है, इसको आप आसानी से कर सकते हो कि जो डिफरेंट टाइप के कोलाइडल सोल्यूशन बनेंगे तो फर्स्ट यू राइट द नेम ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन सो ऑब्टेन, क्लास का नाम लिखना पड़ेगा और फिर उस क्लास के जो आपके कोलाइडल सोल्यूशन हैं उनको वहाँ पर क्या करना है, एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स तो जस्ट ट्राई टू योर ओन टू राइट the different 8 classes of colloidal solution on the basis of phases of disperse phase and dispersion medium here. Now after that we have a next classification of colloidal solution. Students, जो दूसरा क्लास है, जो क्लासिफिकेशन आप करने जा रहे हो उसमें आपको करना क्या है, जो दोनों वहाँ पर जो फेजेस प्रेजेंट है बेटे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच जो इंटरेक्शन है, तो ये जो क्लासिफिकेशन आप सेकंड करने जा रहे हो इसको लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। स्टूडेंट्स जब देखो सिचुएशन का इंटरेक्शन कैसा हो सकता है, इंटरेक्शन इस तरह का हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के लिए लविंग कैरेक्टर रखते हो, मतलब द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज एज वेल एज द डिस्पर्सन मीडियम हैज द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स ईच अदर। तो व्हेन बोथ आर अफेक्शनेट टुवर्ड ईच अदर तो आपका एक क्लास ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। बट इफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम have hatred towards each other, have no affinity, hatred होने का मतलब होता है घृणा से, मतलब इसी को हम कह सकते हैं have no affinity. When they have strong affinity, when they have no affinity, so these are the two possible interaction which is possible between the particle of disperse phase and dispersion medium. तो जब दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है तो उस क्लास ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग लायोफिलिक बोलते हैं। जब दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखते हैं तो आप कहते हैं वो क्या है, वो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। लाइकवाइज ये जब दोनों के पास एक दूसरे के लिए कोई एफिनिटी नहीं होती तो हम बेटे उनको बोलते हैं लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस इज लायोफोबिक। फोबिया वर्ड तो जानते हो आप ना, तो फोबिया वर्ड से आया है, और जो फिलिक है वो लविंग है और जो फोबिक है वो हेटिंग है। तो अगर दोनों के पास हेटिंग कैरेक्टर है तो डेफिनेटली कहेंगे लायोफोबिक है, और दोनों का कैरेक्टर अगर लविंग है तो कहेंगे वो फिलिक है, लायोफिलिक है। लायो वर्ड होता है बेटे सॉल्वेंट के लिए यूज होता है, तो जो पार्टिकल सॉल्वेंट लविंग होगा उसको फिलिक बोलेंगे और जो सॉल्वेंट हेटिंग होगा उसको क्या बोला जाएगा, लायोफोबिक बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे आपको मैंने दे दिया कि आप स्टार्च का सॉल्यूशन बनाओ। स्टूडेंट्स ये जो स्टार्च का सॉल्यूशन है वो लायोफिलिक कैरेक्टर का होता है। आप प्रोटीन का सॉल्यूशन बनाओ, फर्दर आप कहोगे ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा दैट शुड बी लायोफिलिक। लेकिन अगर आपसे कहें कि मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाओ, मेटल के कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाओ या मेटल का सॉल्यूशन बनाओ, जैसे लिखा मेटल सल्फाइड का सॉल्यूशन बनाओ,
पक्का वो कैसा होगा, लायोफोबिक कैरेक्टर का होगा। और बेटे अगर मैं कहूँ तो मेटल का बनाओ तो भी लायोफोबिक है। लायोफोबिक की पहचान अगर आपको करनी हो तो सोल्यूशन को छोड़ दो ना, तो थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, दोनों बेटे जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मतलब ये अनस्टेबल सोल्यूशन होता है लायोफोबिक। और अगर आप इसकी बात करोगे तो बेटे ये स्टेबल सोल्यूशन होता है, दोनों अलग नहीं होते हैं। तो अगर दोनों अलग नहीं हो रहे हैं तो पक्का आप कहोगे वो लायोफिलिक है, और दोनों बेटे अगर छोड़ देने पर वो दोनों अलग हो जाते तो डेफिनेटली लायोफोबिक बोलेंगे उसको। तो दीज आर द टू क्लास ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन particle of disperse phase and dispersion medium. Now we have third class of colloidal solution, that is ये जो बनाने आप जा रहे हो, it is on the basis of the particle size of disperse phase. जो थर्ड हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, दिस इज on the basis of molecular size of particle of disperse phase. स्टूडेंट्स, आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसी के थ्रू समझने की कोशिश करिए। होता क्या है कि जब किसी सब्सटेंस को आप बेटे डिस्पर्सन मीडियम में जब आप ऐड करते हो, जब उसके थ्रू कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हो, तो एक सिचुएशन ये आती है कि जो डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल है उसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब साइज से है बेटे, वो आपके कोलाइडल डायमेंशन से छोटी होती है। बट जब वो सॉल्यूशन में आप उसको डिस्पर्स करते हो तो बेटे वो जो पार्टिकल हैं डिस्पर्स फेज के, वो एग्रीगेट बना लेते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होकर के क्या बेटे जो पार्टिकल वहाँ बनाते हैं सॉल्यूशन में, उसकी साइज कोलाइडल डायमेंशन जैसी होती है। दिस इज वन ऑफ द केस। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटे, सल्फर का कोलाइडल सोल्यूशन मैं आपसे कहूं बनाइए आप, तो पता है सल्फर की साइज बेटे ये 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच की नहीं है। इट इज लेस देन बेटे 1 नैनोमीटर है इसकी मॉलिक्यूलर साइज। लेकिन जब करते क्या हो, सल्फर को उठा करके बेटे आप उसको डिस्पर्सन मीडियम में ऐड करते हो तो सल्फर के पार्टिकल एग्रीगेट बना लेते हैं बेटे, वो जाके आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके क्या करते हैं बेटे जो पार्टिकल वहाँ पे बनाते हैं सोल्यूशन में, उसकी साइज़ बेटे 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच की हो जाती है। जब ये साइज़ हो जाएगी तो हमारी डेफिनेटली कोलाइडल सोल्यूशन बन गया। तो सच सोल्यूशन बेटे इनको हम लोग कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल्यूशन। It is clear from the word कि when multiple number of बेटे particle of disperse phase just form aggregate to generate a particle having dimension between 1 to 1000 nanometer is called multi-molecular colloidal solution। तो ये बेटे ये सिचुएशन जो सल्फर लाइक जो हमारे सब्सटेंसेस हैं जिसमें होते तो नहीं कोलाइडल डायमेंशन, उनकी होती नहीं है, लेकिन जब उनको क्या करते हैं सोल्यूशन में आप डिस्पर्स करते हो तो पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होकर के जो पार्टिकल वो क्या करते हैं, जो पार्टिकल बनता है वहाँ उसके बाद डिस्पर्स करने के बाद तो वो उसके डायमेंशन कोलाइडल डायमेंशन से मैच करती है। इसलिए इस तरह के जो कोलाइडल सोल्यूशन है दैट शुड बी कॉल्ड द मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सोल्यूशन हियर। स्टूडेंट्स, लाइक वी हैव ए नेक्स्ट क्लास ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, पार्टिकल साइज ही कोलाइडल डायमेंशन से मैच करती है। जैसे मैं आपसे भी सेलुलोज की बात कर रहा था, प्रोटीन की बात कर रहा था, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस के बेटे सोल्यूशन की बात कर रहा था ऐसा। इनकी साइज ही बेटे क्या होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की होती है। तो जब आप इनको डिस्पर्स करते हो तो क्या होता है बेटे, ये जो हमारे डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं बिना किसी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के क्या होते हैं बेटे, वो जाके कोलाइडल सोल्यूशन बना लेते हैं। तो इस तरह का जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसको मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं।
मैक्रो आप समझते हो ना, तब साइज ही मैक्रो है। जो पार्टिकल उसकी साइज ही बेटे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की है। तो आप क्या करें, सिंपली आपने डिस्पर्स कर दिया बिना किसी चेंज के, वो खुद बेटे जो सोल्यूशन बनाएंगे डेफिनेटली उसकी साइज़ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की होती है। इसलिए आप कहते हैं कि वो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, लाइकवाइज वी हैव थर्ड क्लास ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, जिसको हम लोग एसोसिएटेड कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे बेटे हम आपसे बात करें, अगर एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आपसे मैंने कहा कि सोप का आप सॉल्यूशन बनाओ। आप इस क्लासिफिकेशन में देखना यहाँ पर कि सोप का जो सॉल्यूशन है वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन कब है, हमेशा नहीं है। अगर बेटे क्या कर दिया जाए, नाउ वी हैव थर्ड क्लास ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन and this is your associated colloidal solution. Students, let us consider the solution of soap. You all familiar with the soap. मान लो आपने क्या किया, सोडियम स्टीरेट लिया है C17H35, दिस इज, इसको आप लोग सोडियम स्टीरेट बोलते थे। बेटे ये जो हमारा जो सोल्यूशन है, इसका जो सोल्यूशन है, अगर आप मैं बात करूं तो बेटे सोप का जो सोल्यूशन है जो कि डाइल्यूट अगर होगा तो बेटे वो ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है। मतलब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की तरह एक्ट करता है। आप समझो ज़रा कि बेटे आप मान लो इस सोडियम स्टीरेट जो कि एक सोप है, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो सोप का जो वाटर में सोल्यूशन है बेटे, अगर उसका डाइल्यूशन काफ़ी हाई है, काफ़ी डाइल्यूटेड सोल्यूशन अपने बनाया है, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। मतलब वो कोलाइडल नहीं है, एक ट्रू सॉल्यूशन। रीज़न ये है कि जब आप इसको डिसॉल्व करोगे तो आपके पास ये आपका जो सोप है ये हाइड्रोलाइज कर जाएगा, मतलब आयनाइज कर जाएगा, और आयनाइज करके आपको C17H35 दिस वन प्लस Na पॉजिटिव देगा। चूँकि दोनों पार्टिकल जो हैं, चाहे ये हो और चाहे आपका ये हो, both have a dimension less than 1 नैनोमीटर। दैट इज़ वाई हम कहेंगे कि जो लो कंसंट्रेशन पर जो हमारा सोप है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बना रहा है, और जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बेटे एक ट्रू सोल्यूशन। ये वैसा ही है जैसा NaCl है, तो पता है NaCl एक ट्रू सोल्यूशन है। बट बेटे क्या करें, अगर हम लोग इसकी डाइल्यूशन मतलब इसका कंसंट्रेट सोल्यूशन बनाएं। कंसंट्रेट सोल्यूशन का मतलब बेटे इसकी कंसंट्रेशन क्या करें, एक लिमिट के ऊपर रखें। तो एक सारे जितने हमारे इस तरह के सॉल्यूशंस हैं बेटे, उनको उनकी एक जिसको एक कंसंट्रेशन होती है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लिमिट होती है, उसके ऊपर जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो ऐसी सिचुएशन में जो बेटे आपका ये ट्रू सॉल्यूशन था, ये कोलाइडल सॉल्यूशन में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और वो जो कंसंट्रेशन, वो जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर ये कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है और जिसके नीचे ये क्या करता है, ट्रू सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है, उसको हम लोग CMC बोलते हैं।
बेटे इसको क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन बोलते हैं। रीजन है, अब सुनिए। और बेटे ये इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे क्योंकि मिसाइल वर्ड आपने पढ़ा था 10th में। होगा क्या बेटे कि जब आप कंसंट्रेशन को ऊपर ले जाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है जो कि उसका नेगेटिव आयन है बेटे क्या करेगा, ये आपस में एक एग्रीगेट बना करके एक एग्रीगेट बनाता है। और इस एग्रीगेट में क्या होता है कि जो इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है C17H35, और ये जो पार्ट है जिसको हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलते हैं बेटे, ये वाटर हीटिंग होता है। ये मतलब बेटे सॉल्वेंट हीटिंग है ये, तो वाटर के बाहर प्रोजेक्ट करता है। और जो ये पार्ट है जिसको आप ये बोल रहे हो, देखो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो कि पोलर पार्ट है। तो कह सकते हो ना कि जब आपने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन को इस कंसंट्रेशन के बराबर या ऊपर आपने रखा, तो हुआ क्या बेटे कि ये जो स्टीरेट आयन है उन सब ने आपस में मिलकर के एक एग्रीगेट बनाया। मतलब कई सारे ग्रुप आ गए पूरे स्टीरेट आयन के, जिसमें जो उसका C17H35 जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये तो क्या हुआ, वाटर हीटिंग होने के नाते बेटे क्या ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। मतलब जो बल्क है सॉल्वेंट का, वाटर जो है, ये वाटर के बेटे आउटवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा है। जबकि बेटे ये जो पार्ट जो कि पोलर है, जिसको हाइड्रोफिलिक आप बोलेंगे, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ बेटे, दैट इज बल्क ऑफ द वाटर हियर। तो इनसाइड द बल्क है, मतलब इन बल्क है ये पार्ट, और बेटे ये जो होगा ये आउटसाइड द सॉल्वेंट बेटे वो वाटर की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। जब ऐसा होता होगा तो सिचुएशन जरा समझिए। सिचुएशन ऐसी बनती होगी, एक आपके पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसमें क्या होगा कि उसका हाइड्रोकार्बन पार्ट बेटे इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, और इसके बेटे जो इसका बल्क है, इसमें इसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट बेटे उसके बल्क में इस तरह से बेटे प्रेजेंट होगा। और बेटे इस तरह से जो एग्रीगेट बनने पर जो स्ट्रक्चर बनती है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो कोलाइडल डायमेंशन से मैच करती है। इसीलिए आप कहते क्या हो कि जब हम सोप लाइक जो हमारे मटेरियल हैं, इनका हम लोग सॉल्यूशन बनाएं और कंसंट्रेशन को CMC के बराबर रखें या उससे ज़्यादा रखें, वैसी सिचुएशन में जो हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो तो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर इससे कंसंट्रेशन लोग कम रखेंगे तो पक्का हमको ट्रू सॉल्यूशन मिलेगा। स्टूडेंट्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये जो एग्रीगेट फॉर्मेशन हो रहा है, इस एग्रीगेट फॉर्मेशन का एक टेम्परेचर होता है। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन तभी बनेगा जब आप सॉल्यूशन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखोगे और उसकी कंसंट्रेशन एक लिमिट के ऊपर रखोगे, उसके बराबर रखोगे या उसके ऊपर रखोगे। तो क्या होगा, जब आप ऐसा करोगे तो सारे जो स्टीरेट आयन हैं बेटे, जो नेगेटिव आयन है इलेक्ट्रोलाइट के, वो आपस में एग्रीगेट बना करके एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको एक जानले स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के सेंटर में उसका हाइड्रोकार्बन पार्ट प्रोजेक्ट करेगा, जबकि बेटे उसके सरफेस पर, स्फेरिकल सरफेस पर जो आपका बेटे हाइड्रोफिलिक पार्ट वो वहाँ पे लाई करेगा। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी डायमेंशन कोलाइडल डायमेंशन से मैच करती है, इसलिए इस सॉल्यूशन को आप लोग कहेंगे ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो बातें जो आई हैं, कंसंट्रेशन अबव आर एट विच द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, जिसको मिसाइल बोलते हैं हम लोग, इस स्ट्रक्चर को मिसाइल बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल टेक्स प्लेस हियर, तो उसको हम लोग कहते हैं वो CMC है। और जिस टेम्परेचर पर मिसाइल फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास मिले।
एक तो CMC मिला आपको, जिसको आप कह सकते हो क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, और दूसरा बेटे आपके पास मिला क्राफ्ट टेम्परेचर। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशंस which must be achieved in order to prepare the colloidal solution of बेटा soap like substances। यही बात डिटर्जेंट में भी आप करते हो। डिटर्जेंट का भी सोल्यूशन आप बनाओगे तो बेटे क्या, जब कंसंट्रेशन CMC से बिलो रखोगे तो पक्का जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की तरह एक्ट करेगा वो। लेकिन जब उसकी कंसंट्रेशन को क्या CMC के बराबर या उससे ऊपर रखोगे और टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर के बराबर आप रख लोगे तो फर्दर बेटे उसका क्या होगा, कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। दिस फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट ऑफ बेटे नेगेटिव आयन विच ऑफ द स्फेरिकल शेप, एंड दिस बेटे स्फेरिकल शेप जो नेगेटिव आयन है बेटे, जिसमें क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर एंड द हाइड्रोफिलिक पार्ट ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर, इसको मिसाइल कहते हैं। सो दिस कोलाइडल सोल्यूशन इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल हियर। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दो बातें जरूरी हैं। एक CMC तो कहेंगे इट इज द कंसंट्रेशन एट और अबव विच द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल टेक्स प्लेस हियर, और बेटे दूसरा क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल टेक्स प्लेस हियर। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट लेट अस ट्राई टू नो कि मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल, क्यों मिसाइल बनता है, मतलब एग्रीगेट फॉर्मेशन जो होता है नेगेटिव पार्ट का क्यों होता है, उसकी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करिए। स्टूडेंट्स, मान लो हमने आपको दे दिया यही सोडियम स्टीरेट, जिसको एक सोप का एग्जांपल है स्टीरेट। बेटे जब सोप में आपने डिजोल्व किया तो वी हैव C17H35 COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव आपको मिला। ये आपको बता रहा हूं मैं कि बेटे ये पार्ट इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये पार्ट इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है। एक वाटर लविंग है, एक वाटर हेटिंग है। हेटिंग और लविंग कैरेक्टर को बेटे ना हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि पता है ये पार्ट पोलर है और वाटर क्या पोलर सॉल्वेंट है, तो दोनों के कैरेक्टर मैच करेंगे दोनों पार्ट के, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये लविंग होगा। और ये नॉन पोलर पार्ट होता है, जबकि वाटर क्या है, पोलर है, इसलिए वाटर हेटिंग होगा ये। स्टूडेंट्स, क्या होता है ना कि जब कंसंट्रेशन को बेटे आप लो रखते हो तो जानते हो ये जो यहाँ पर एग्रीगेट फॉर्मेशन नहीं होता है, सारे नेगेटिव आयन बेटे क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर ऐसे फैले होते हैं सॉल्यूशन। और आपको बता रहे थे कि सर ये जो पार्टिकल हमारा है नेगेटिव आयन है, इसकी कोलाइडल डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन कैसी है, लेस देन 1 नैनोमीटर है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, आपको ट्रू सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे मान लो बेटे हमने कहा कि यही सिचुएशन है, देखो यही सिचुएशन है, अगर मान लो ऐसे ऐसे आपके एग्रीगेट फॉर्मेशन नहीं हुआ तो पक्का जो भी पार्टिकल बेटा उसमें दिखाई पड़ेंगे सबकी साइज़ क्या 1 नैनोमीटर से छोटी होगी। इसलिए आप कहेंगे आपके डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, एक ये बेटे आपका ट्रू सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन जब आपने बेटे क्या किया, कंसंट्रेशन को CMC रखा, CMC के बराबर या उससे अधिक आपने रख लिया, तो बेटे यही जो पार्ट आपके पास हैं, यही जो आपके नेगेटिव आयंस हैं बेटा, उसका जो एनायनिक पार्ट है दैट पुल्ड इन द बल्क ऑफ बेटे सॉल्यूशन, अंदर खींच लिया जाता वो। और अंदर खींच लिया जब जाता है तो बेटा उसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो क्या होता है, वो वाटर की बेटे ऐसे होता है, एक सिचुएशन बनाता है बेटे, जब पुल किया जाएगा तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगी। इस स्ट्रक्चर में जो आप कह रहे थे कि बेटे आपका जो ये पार्ट है जिसको आप कह रहे थे कि हाइड्रोफोबिक है, वो पार्ट क्या करेगा, वो तो बेटे इस स्फीयर की सेंटर की तरफ प्रोजेक्ट करेगा, और इसका जो पोलर पार्ट है दैट इज प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर। बेटे इसी बात को हम लोगों ने कहा था कि ये क्या है, ये मिसाइल है। इन दिस वे द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल टेक्स प्लेस हियर।
दिस इज द मैकेनिज्म हियर। तो इस पॉइंट को लिखना अच्छे से समझिएगा कि जब हम CMC या उससे अधिक कंसंट्रेशन का हम लोग सोप का डिटर्जेंट का सोल्यूशन बनाते हैं तो उसका जो द नेगेटिव पार्ट, द एनायन ऑफ द बेटे ना स्टीरेट, that is stearate material that is pulled into the solution, into the better water, or in such a way that the hydrophobic part is pointing toward the center of sphere, whereas the negative hydrophilic part lies over the surface of sphere. In this way we obtain a structure, a spherical structure which have the colloidal dimension, and so we have the formation of beta meshing takes place here. स्टूडेंट्स, आपने 10th में पढ़ा था, देखो एक बड़ा एप्लीकेशन इसका है, जो मिसिल फॉर्मेशन का एक बड़ा यूज़ ये होता है कि इसका यूज करके हम लोग जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट को डिफाइन कर सकते हैं। आपने भी बात ये करी थी वहाँ पे 10th क्लास में, अपनी बात आपने पढ़ी थी कि अगर आपको ये बताना हो कि सोप या डिटर्जेंट इनको हम लोग क्लीनिंग एजेंट कैसे यूज करते हैं, ये कपड़े की क्लीनिंग कैसे करते हैं, इनकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी क्यों होती है, तो इसको समझने के लिए बेटे आप मिसिल फॉर्मेशन की अगर कंसेप्ट आपके पास है तो इस बात को बड़े आसानी से समझा जा सकता है। होता क्या समझिए बेटे, जब आप क्या करते हो, किसी डर्टी क्लॉथ पर बेटे जिसके फाइबर में ऑयल ड्रॉपलेट्स या ग्रीस पार्टिकल बेटे एम्बेडेड है, यही तो गंदा ऐसे ही होता है बेटे, वो क्या ऑयल ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं या ग्रीस मटेरियल आ जाते हैं बेटे, उस कपड़े की क्लॉथ के फाइबर में बेटे वो ऐसे घुसे रहते हैं, वो दे आर प्रेजेंट इन द बेटे फाइबर के बीचों बीच होते हैं वो। अब हुआ क्या बेटे, जब आपने उस डर्टी क्लॉथ पर आपने सोप या डिटर्जेंट को अप्लाई कर लिया और क्या किया, प्राइमरी कंडीशन होनी है, किया क्या बेटे, आपने कंसंट्रेशन को CMC के ऊपर या बराबर रखा और टेम्परेचर को क्या किया बेटे, क्राफ्ट टेम्परेचर के बराबर रखा आपने। तो पक्का बेटे जो मिसिल बनेगी, सोप या डिटर्जेंट जो मिसिल बनाएगा वो मिसिल क्या करेगा बेटे, ये बेटे जो वाटर ड्रॉपलेट जो ऑयल ड्रॉपलेट से या ग्रीस आपकी जो है उसको बेटे चारों तरफ से उसको घेर देगा। द ऑयल ड्रॉपलेट्स और द ग्रीस मटेरियल present in that is dirty cloth is surrounded by this beta micelle in such a way that beta the hydrocarbon part go inside the beta water droplets। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है दैट बेटे वो क्या करता है, वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के भीतर होता है, जबकि बेटे इसका जो हाइड्रोफोबिक फिलिक पार्ट है वो ब्रशिल की तरह बेटे ब्रश जैसे होता है, जैसे फाइबर होती है जैसे साफ कपड़ा करने वाला ब्रश बेटा, वो क्या करता है उस ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर होता है, लाइक ए ब्रशिल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि व्हेन सोप इज अप्लाइड ओवर द बेटे ना डर्टी क्लॉथ, द हाइड्रोफोबिक पार्ट दैट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट दैट go inside the beta water droplets and the hydrophilic part present over the surface of beta oil droplets or grease particle like a bristle here। बात समझ में आ गई, सिचुएशन क्या बनी, सिचुएशन यही बन रही है, समझिए इस चीज़ को कि मान लो बेटे ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपकी हैं, मान लो बेटे ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं क्लॉथ पर, ये क्लॉथ का सरफेस है बेटे, ये ऑयल ड्रॉपलेट है। तो करना क्या है देखिए, वाटर जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसके भीतर बेटे किसको होना है, आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट, जबकि इसके सरफेस पर क्या होना है बेटे, इसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये वाला पार्ट बेटे इसके ऊपर होगा। ठीक, फिर आप क्या करते हो, तो बेटे जो ऊपर वाला पार्टिकल वो पोलर है, इट इंटरैक्ट विद बेटे वाटर मॉलिक्यूल, इसका नेचर उसका नेचर सेम है ना,
तो पक्का बेटे क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करके इट रिमूव बेटे दैट इज ILR ग्रीस पार्टिकल बेटे दैट इज एम्बेडेड इन द फाइबर ऑफ बेटे क्लॉथ outside the बेटे this one here. In this way बेटे the cleaning of बेटे cloth take place here. तो जरा दोबारा सुनो, हुआ क्या कि जब आपने इसको अप्लाई किया सोप को तो मिसिल बनी। मिसिल बनने पर क्या हुआ, मिसिल का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है जिसको हाइड्रोकार्बन आप बोल रहे हो बेटे वाटर ड्रॉपलेट्स के भीतर इसी तरह से आ गई आपकी, और इसका जो निगेटिव पार्ट है वो उसके सरफेस पर आ गया। और कहता हूँ ये इसका एक्शन ब्रश की तरह है, ब्रश की तरह है। अब ये पार्ट जानते हो इसका नेचर और वाटर का नेचर सेम है, तो उसके साथ इंटरेक्शन हुआ। उस इंटरेक्शन का रिजल्ट ये हुआ कि ये जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट है जो कि फाइबर के बीच में बेटे, ये वहाँ से क्या हुआ, रिमूव हो गया। फिर आपने क्या किया, जब इस क्लॉथ को आपने वाटर में रिंस किया, तो जब आप रिंस करोगे तो डेफिनेटली बेटे इट वॉश्ड अवे फ्रॉम द क्लॉथ। इन दिस वे बेटे क्लीनिंग एक्शन ऑफ soap or detergent can be explained on the basis of formation of meshing. Thank you.